रिपॉजिटरी का एक बेसिक सा आपको बताता हूँ कि रिपॉजिटरी का रोल क्या होता है, रिपॉजिटरी किस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा ना कि बैंक्स के लिए आरबीआई होता है, तो हमारे लिए डब्ल्यूडीआरए हो गया, वेयरहाउसिंग एंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जो बैंक आरबीआई के लिए काम करते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं डब्ल्यूडीआरए के लिए। जिस तरीके से बैंक्स करते हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट देखेंगे तो सेबी होता है, वहां पर रेगुलेटर सेबी के लिए जैसे एक्सचेंज काम करते हैं, फिर उसके डिपॉजिटरी काम करते हैं। तो जो शेयर्स आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, उसमें जिस तरीके से डिपॉजिटरी काम करते हैं, वैसे ही कमोडिटी के मार्केट में डिपॉजिटरी काम करते हैं। तो या वीट अपने आप में एक अलग है। प्लस एक दो स्टेट को अगर आप छोड़ दें, पंजाब या हरियाणा को छोड़ दें, तो सबसे ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे जो प्रोक्योरमेंट, जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होता है, वो सबसे ज्यादा आपका एमपी में होता है। तो एक एमपी में वेयरहाउसिंग बहुत सिस्टमेटिक है, और उसका एक श्रेय जाएगा एमपीडब्ल्यूएलसी को। जो स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन है, एमपीडब्ल्यूएलसी है। एमपीडब्ल्यूएलसी के जो एक गवर्निंग बॉडी है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसे करती है। जो प्रोक्योरमेंट का है, आप कई जगह देखेंगे प्रोक्योरमेंट में कभी कुछ चैलेंज या कुछ आया है नहीं, लेकिन एमपीडब्ल्यूएलसी इतने वेयरहाउसेज रन करने के बाद भी उसका प्रोक्योरमेंट का बहुत अच्छा रहता है, तो उसका एक श्रेय एमपीडब्ल्यूएलसी को जाएगा। तरीके से है, किसान ने अपना एक डब्ल्यूडीआरए रजिस्टर्ड वेयरहाउस ढूंढा, उसने एनईआरएल की वेबसाइट पे जाके देखा कि रिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन सा है। ऑनलाइन ही उसका अकाउंट खुल सकता है वहां पे। उसने अपने केवाईसी, जो नॉर्मल केवाईसी चाहिए रहता है, उसका आधार चाहिए रहता है, और जो वो फार्मर है या ट्रेडर है या जो भी है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है, वो देके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेम डे उसका अकाउंट खुल जाता है। अब जैसे ही वो उस डब्ल्यूडीआरए रजिस्टर्ड वेयरहाउस में जाएगा, वहां पे डिपॉजिट करेगा, कमोडिटी क्वालिटी टेस्टिंग होगी और ईएनडब्ल्यूआर इशू हो जाएगी। उस पर कमोडिटी गई, कमोडिटी वेयरहाउस में गई, ईएनडब्ल्यूआर इशू हुआ, ईएनडब्ल्यूआर इशू होने के बाद सीधे उसके बैंक को चला जाएगा। सपोज कीजिए कि उसका एसबीआई में अगर अकाउंट है या उसका पीएनबी में अकाउंट है, ये एसबीआई पीएनबी को उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पता चलेगा और उसे 2 घंटे के अंदर पैसा आ जाएगा। उसे कहां रखना है, नहीं अगर रखने का हुआ या रख भी दिया, उसे तो पैसे की जरूरत रहती है, तो उसे इमीडिएटली जो फाइनेंस है वो डब्ल्यूडीआरए के माध्यम से, एनईआरएल जो है वो किसी भी बैंक में, मतलब कोई भी अगर रीजनल बैंक आप देखेंगे या सारे बैंक देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा। तो ये चीजें हैं जो उसमें वो व्यवस्था ले सकता है और फाइनेंस कर सकता है। अब उसके बाद क्या है, एक चीज है जो मान लीजिए उसे बेचना है, तो बेचने की सपोज कीजिए कि उसे अभी रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, उसे 75% के आसपास फाइनेंस ले लिया बैंक से। अब उसे 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी उसे दिखता है कि उसका रेट अच्छा आ रहा है, तो वो उसे पार्शियली भी बेच सकता है। उसको बेचने के लिए उसे इनाम 1000 बैग जमा किए, उसे अभी आज 200 बैग ही बेचने हैं, वो 200 बैग के लिए अपना डाल देगा कि मुझे 200 बैग बेचने हैं, और उन 200 बैग को वो बेच के उसका पेमेंट करेगा और उसे बेच लेगा। तो उसे फेजेज में भी बेच सकता है, ऐसा नहीं कि वो उसे एक बार में ही बेचना है। और ये निगोशिएबिलिटी और ये जो ईएनडब्ल्यूआर की ये ब्यूटी है कि उसे जरूरी है कि पूरा का पूरा एक साथ अपना रिलीज करा रहा है, पार्ट में बेच के भी वो आसानी से ये कर सकता है। तो ये कुछ फायदे, प्लस उसके साथ साथ क्या है कि जो डब्ल्यूडीआरए का आने वाले टाइम में, क्योंकि डब्ल्यूडीआरए ने 7 साल में, 8 साल में बहुत ही ज्यादा चीजें काफी प्रोग्रेसिव की हैं। जैसे इनाम से जुड़ा है, वैसे ही क्या है एक्सचेंज से जोड़ने का है। अगर आप एफपीओ के माध्यम से अगर एक्सचेंज पे भी आप बेचना चाहते हो, एक्सचेंज पे जो अगर एक्सचेंज से वाकिफ होंगे तो उन्हें पता होगा कि 3 महीने तक के आप फ्यूचर के रेट देख सकते हैं, 3-4 महीने के देख सकते हैं। आपको अगर दिख रहा है उस पर कि 3 महीने बाद रेट ऊपर है, तो आप उसे होल्ड कर लीजिए, आप उसे उस समय नहीं बेचिए। और एक्सचेंज पे आप एफपीओ, जो आपके एफपीओ या पैक्स, उन सब के माध्यम से भी आप एक्सचेंज पे अपनी पोजीशन डिलीवरी दे सकते हैं। उनके कुछ चुनिंदा वेयरहाउस होते हैं, उनके कुछ चुनिंदा अपने नॉर्म्स होते हैं, वो भी डब्ल्यूडीआरए के अंदर आते हैं, तो आप उसमें देख के वो सारी चीजें कर सकते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर पैक्स का वेयरहाउस उसके 10 किलोमीटर पे भी है, 15 किलोमीटर पे है, और पैक्स वैसे भी फार्मर फ्रेंडली है, एफपीओ फ्रेंडली है, सारी चीजें, पैक्स को केवल और केवल वेयरहाउस रन करने की जरूरत है, वेयरहाउस रन करने के लिए, और उसको उसके लिए साइंटिफिक स्टोरेज सीखने की जरूरत है। डब्ल्यूडीआरए हमेशा, मतलब जैसा हम डब्ल्यूडीआरए के माध्यम से काफी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, इनफैक्ट ये भी डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित है और वो है। तो डब्ल्यूडीआरए जैसा जतिन जी ने अपने उसमें कवर किया था कि वो पहले वेयरहाउस को एक ट्रेनिंग देते हैं, वो एसेइंग वाले को ट्रेनिंग देते हैं, और वो वेयरहाउस किस तरीके से रन किया जाता है वैसे देते हैं। तो पैक्स अगर वो सीख लेता है, और अगर अपने यहाँ फार्मर्स की कम्युनिटी रख के उसे पैक्स, क्योंकि पैक्स को फाइनेंस भी आसानी से मिल जाएंगे, उनके अपने खुद की एपेक्स बैंक है, प्लस प्राइवेट बैंक भी कर रहे हैं, पीएसयू बैंक भी कर रहे हैं, तो वो जो एक फैसिलिटी है वो अगर होती है तो बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो पैक्स के लिए जो जरूरी चीज है वो है उसको ऋण कैसे मिल सकता है, तो बैंक अपना दे देगा, और साइंटिफिक स्टोरेज होगा। तो जो किसान का जो अपने घर पे जो लगाता है माल, उसमें अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 15 से 20% का उसका डैमेज होता ही होता है। तो अगर आप किसी भी कमोडिटी में देखें, कई बार ऐसा होता है कि 20% जो एप्रिसिएशन है या जो रेट बढ़ता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर वो घर पे लगा रहा है, घर पे वो इतने साधन नहीं है,
साधन नहीं होने की वजह से क्या है कि उसका कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो एक तो उसे स्टोरेज मिल गया, साइंटिफिक स्टोरेज मिल गया। मार्केटिंग के लिए NERL है कि आपको बैंक दे रहा है, आपको इनाम से जोड़ के दे रहा है, आपको NEML से जोड़ के दे रहा है, आप वहां पे वो कर सकते हैं।